नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीबी न्यूज़ में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अमृतकाल के दौरान हो रहे 18वीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजनीतिक बोल बिगड़ रहे हैं, उससे देश की जनता भ्रमित हो रही है। जनता भ्रमित हो रही है और उसका असर आपने 2 फेज़ के चुनाव में देखा होगा, वोट प्रतिशत गिर गए हैं। मोदी सरकार पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को बताकर मतदाताओं से अपील करने की बजाय ये समझाने में लगी है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को वोट किया जाएगा तो उनकी मां बहनों के मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा, आरक्षण या उनकी संपत्ति को छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। भाजपा के इस सब आरोपों पर कांग्रेस का क्या कहना है, इन सब सवालों को लेकर हम बात करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं हमारे साथ जितेंद्र सरस्वती जी, उनका स्वागत करते हैं। और जो महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे वो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, मंगलसूत्र है, या जिस तरीके से अमित शाह द्वारा आरोप लगाए गए पिछले छत्तीसगढ़ चुनाव की सभा के दौरान, इन सब सवालों को उनसे लेते हैं और स्वागत करते हैं उनका। सबसे सर स्वागत है। और जैसे कि आपने सुना है कि मैं कह रहा हूं कि पीएम मोदी के लगातार इन 2 बोलों पर बोल बिगड़ गए हैं। पूरे राजनीतिक लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक बोल उनके बिगड़ते चले गए हैं। इस तरीके के बोल जनता को कितना भ्रमित कर रहे हैं, वो 2 फेज पे हमने देख लिया है कि वोट परसेंट गिर गया है। सर सबसे पहले अगर बात करें तो कर्नाटक की बात करें, जहां कर्नाटक में एक देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है। और इस सेक्स स्कैंडल के दौरान, उस सेक्स स्कैंडल में जिसका नाम है, उसको लोकसभा सांसद का टिकट भी दिया गया है और मोदी जी उसके प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। मंचों से वो उस चीज का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, ना उनको इसका अफसोस है कि उनका नाम इसमें आया हुआ है। ठीक है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए पर नाम आया हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दों पर विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। रहा सवाल आपके इस प्रश्न का, भाजपा का कल्चर ये बन गया है पूरे देश के अंदर। अभी विगत दिनों आपने उत्तराखंड में देखा हुआ, बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के कुछ वीआईपी नेताओं के नाम आए, उनको छुपाने का काम किया गया, उसको दबाने का काम किया। आज तक उत्तराखंड की सम्मानित जनता बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है और बार बार सरकार से कह रही है कि इसकी सीबीआई जांच कराओ। सरकार सीबीआई जांच के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी तथाकथित भाजपा नेता उसमें संलिप्त है। सेम कंडीशन में आपको, जैसे आपने बताया ये केस हुआ है, तो इस केस के सिलसिले में भी शर्म होना चाहिए। देश की शर्मसार करने वाली घटना है कि जिस घटना के अंदर बाप और बेटे दोनों शामिल हैं और उन लोगों के साथ देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी मंच शेयर करते हैं। नैतिकता की बात करने वालों को खुद ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा नैतिक पतन किस स्तर तक हो गया। सर एक बात और देखी गई है कि जिस तरीके से बोल बिगड़ रहे हैं मोदी जी के, क्योंकि 2014-2019 में उनका बड़ा मुद्दा रहा राम मंदिर और 370 धारा। अब ये दोनों चीजें इम्प्लीमेंट हो गई, राम मंदिर भी बन गया, 370 धारा भी हटा दिया। अब उनके पास कुछ खास कहने को नहीं है। वो बेरोजगारी पे नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं बोलते, भूखमरी बढ़ रही है उस पर नहीं बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है, पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से प्रभावित है। अब उन्होंने एक और मुद्दा कहा है कि जो मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो 55% जो देश की संपत्ति है वो मुसलमानों को दे देंगे। इसके साथ एक बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस को अगर वोट देती है और कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो हिंदू महिलाएं जो पहनती है मंगलसूत्र जिसे कहा जाता है, उसे भी बेच देगी। क्या कहेंगे? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान जिसको मैं बोलूंगा, उसके पास राम मंदिर मुद्दा और 370 के मुद्दे के बाद कोई मुद्दे नहीं रहे। आज वो मुद्दा विहीन राजनीति करने पर आतुर हो गई है, क्योंकि कल तक श्री राम के नाम पर राजनीति करके वोटों को हथियाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश की जनता को ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि वो आखिर किन मुद्दों को लेकर देश की जनता के सामने जाए। इसलिए 370 और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का मुद्दा मैं समझता हूँ बीते हुए समय की अब बात हो गई है। रहा सवाल कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आरोप लगाने का, तो भारतीय जनता पार्टी खुद ये बता दे कि आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के किस स्थान पर
इस तरह का वर्णन किया गया है। झूठा प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी और उसके तथाकथित प्रधानमंत्री जी, उसके तथाकथित नेताओं का एक शगुफा बन गया है कि कांग्रेस को किसी तरह से बदनाम करो, और आज वो मैनिफेस्टो को लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह का कोई विषय नहीं है। देश की महिलाओं के मंगलसूत्र को बेचने का आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि जब देश की उनके घर की पत्नी तक को क्या मंगलसूत्र बेचने की नौबत आ रही है? क्या देश की महिलाओं के सामने आज ये संकट आ गया है कि वो अपना मंगलसूत्र बेच रहे हैं? अरे उनको तो गर्व होना चाहिए हमारे देश की महिलाओं पर। हमारी देश की महिलाओं ने जब कभी भी अपने देश के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कोई संकट आया है, इंदिरा गांधी जी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब 1962 के दरमियान चाइना ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो हमारी देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी, जो उस वक्त मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने अपने जेवरों को देश के लिए समर्पित कर दिया और देश के सैनिकों से कहा कि आप हमारे जेवर ले लीजिए और चाइना से लड़ने के लिए हथियार उठाइएगा। हमारे देश का ऐसा कल्चर है। रहा सवाल मंगलसूत्र बेचने की नौबत आने का, ये केवल झूठा भ्रम पैदा करने की एक कोशिश करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन राजनीति करने पर आतुर है। आपका एक प्रश्न था कि किसी भी कंडीशंस में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया। वास्तव में आपकी क्वेश्चन सही है। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को बताएंगे कि उन्होंने देश के अंदर कौन से आधारभूत उद्योगों की रचना करी है। अपने 10 साल के कार्यकालों में देश के प्रधानमंत्री जी केवल ये बता दें कि कांग्रेस रचित प्रतिष्ठानों पे पत्थर अपने लगाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक नया उद्योग, जिसको मैं बोलता हूँ लार्जेस्ट उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार उद्योग होता है, कि अब देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि उनके कार्यकाल में इस उद्योग का निर्माण हुआ? सर, इस तरीके से झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी गरिमा उसकी खत्म हो रही है, और इस तरीके से झूठे आरोप लगाकर भाजपा सिद्ध क्या करना चाहती है? झूठे बौखलाहट है। देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनावों से उनको हटाने का मन बना लिया है। प्रथम चरण का चुनाव, द्वितीय चरण का चुनाव इस बात का साक्षी बन के सामने आ गया है कि आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्त होना चाहती है, इसको दूर करना चाहती है। ये बौखलाहट उनके चेहरे पर, उनकी स्पीचों में, उनकी जनसभाओं में साफ झलक। सर, आपने अभी बात कहा कि 2 फेज के चुनाव के दौरान उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ 57% ऑलमोस्ट नियर अबाउट वहां आके सिमट गई। प्रदेश के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी जी, उनका कहना है कि लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया इसलिए इतना परसेंटेज रह गया। क्या कहेंगे? ये माना जाए कि जितना भी परसेंटेज ऑफ वोटिंग उत्तराखंड में हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है? यहाँ पर मैं फिर उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट की श्रेणी में इसको शामिल करूंगा। अगर देश की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने इस तरह से वोटिंग करी है तो उनको ये मान लेना चाहिए कि उनके समर्थक भी घर बैठ गए हैं। उनके समर्थक भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं है, क्योंकि तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ जनता जब घर बैठ जाती है और निकल कर दूसरे लोग आ जाते हैं, उनके समर्थकों को ये जवाब मिल जाता है कि आज हमारी उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। एक बड़ा मुद्दा है कि पीएम लगातार अनगढ़ बयान दे रहे हैं, या राजनीतिक बिगड़े बोल आप इसे कह सकते हैं। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि कांग्रेस को वोट करना मतलब आतंकवादियों को वोट। शर्म आनी चाहिए। मैं तो इस मंच से, आपके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से, चाहे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो, अगर कांग्रेस को आतंकवाद की श्रेणी में शामिल करेंगे तो उनको पिछला इतिहास याद रखना चाहिए कि जब लिट्टे के आतंकवाद के खिलाफ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपनी शहादत दी, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सीने पे गोलियां खाई और अपनी शहादत दी, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास में कोई एक ऐसा उदाहरण होगा जिसने देश के लिए शहादत दी हो? आतंकवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये जान लेना चाहिए कि कांग्रेस का इतिहास आतंकवाद के खिलाफ शहादतों का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है। ये जो शहादत है, ये कुर्बानियां है, वो भी आतंकवादियों के खिलाफ ही है। उसके बाद भी इस तरीके के स्टेटमेंट कांग्रेस के मनोबल को कितना तोड़ती है और कितना बुरा लगता है ये सब सुन के। कांग्रेस का मनोबल नहीं तोड़ सकते ये लोग। हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, नेहरू की विचारधारा के लोग हैं, हमारा मनोबल क्या तोड़ेंगे? देश की जंग आजादी की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 वर्ष तक अपनी जवानी को देश के लिए कुर्बान कर दिया जेलों में। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस का मनोबल इस तरह की बातों से नहीं तोड़ सकते, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की अनगढ़ बयानबाजी से अपना मनोबल तोड़ लेगा। सर, एक मुद्दा और है कि जो मैं कह रहा हूँ बिगड़ते बोल, आज छत्तीसगढ़ कोरबा में हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका एक बयान आया है कि
बीजेपी आरक्षण को खत्म नहीं करेगी और अगर कांग्रेस ने अगर इसे खत्म करना चाहा तो वो नहीं होने देगी, क्या कहेंगे? देखिएगा, हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हर मंच से कहते हैं कि देश के अंदर जिसकी जितनी आबादी उतना उसकी सत्ता में भागीदारी। ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस हर मंच पर आवाज उठा रही है। राहुल गांधी जी हर मंच से कहते हैं, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनकी आवाज को अपनी आवाज से मिलाता है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम ओबीसी का आरक्षण कराएंगे। देश में जिसके जितनी भागीदारी उतना उसका सत्ता में भागीदारी होगी, जितनी जिसकी आबादी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरती है कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो ओबीसी का आरक्षण जनता के सामने आएगा, ओबीसी के लोगों की संख्या लोगों को पता चलेगी और वो जनता ही, सरकार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी लोग, ओबीसी के लोग उनसे सत्ता में हिस्सेदारी मांगेंगे, तब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। सर, एक और आरोप उन्होंने आज वहां लगाया है अपनी रैली में कि कांग्रेस का फॉर्मूला है सिर्फ झूठ बोलो और सिर्फ झूठ बोलो। देखिए, झूठ बोलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को मैं नंबर 1 पे मानना चाहूंगा। इन्होंने देश के पूर्व 2 चुनावों में देश के नौजवानों से बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। झूठा शगुफा साबित हुआ। इन्होंने देश की आम जनता से बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 लाख आपके खातों में देंगे। झूठा शगुफा साबित हुआ। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम महिला सशक्तिकरण पर काम करेंगे। क्या मणिपुर की घटना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? क्या जंतर मंतर पर बैठने वाली बहनों का यौन शोषण महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? शर्म आनी चाहिए देश के तथाकथित भाजपा के नेताओं को, देश के सम्मानित भाजपा के मंत्रियों को, विधायकों को और सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, जो देश के लोगों को झूठ बोलकर शगुफा फैलाते हैं। सर, एक बड़ा मुद्दा है, ये सवाल मेरा अभी आपसे बात के दौरान निकल के आया है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, क्या ये सरकार के खिलाफ देखा जा सकता है या विपक्ष से जो उम्मीद थी वो उम्मीद ना होने की वजह से वोट परसेंटेज गिरा? देखिए कि वोटिंग परसेंटेज का जो गिरना है, जो वर्तमान ग्राफ है, ये वो जनता है जो देश में विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, उन्होंने सोचा कि इनको वोट देने से बेहतर है कि अपने घर बैठ जाए। ये वो लोग निकल कर आए हैं जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल देना चाहते हैं। इसलिए वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोका है। इंडिया गठबंधन के समर्थक लोग वोट करना है। आज जो आपको परसेंटेज दिख रही है वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में दिए गए वोटों की है, ना कि भाजपा के लोगों की। भाजपा के लोगों ने खुद अपनी पार्टी से आज किनारा कर लिया। सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाया जा रहा है और वहां पर अभी कुछ दिन पहले आपने विरोध भी देखा था, जैसे किशोर उपाध्याय या अन्य नेता है जिनको बुलाकर बाद में समझाया गया कि अनुशासनहीनता नहीं चलेगी पार्टी के अंदर। क्या कांग्रेस के जो भाजपा के अंदर एक विपक्ष, नया विपक्ष तैयार हो रहा है? देखिएगा, कांग्रेसी कल्चर का जो भी व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाता है, उसका विचारधारा, उसकी सोच का ढंग, उसके काम करने का ढंग अलग होता है। क्योंकि गांधी नेहरू की विचारधारा में काम करने वाले लोग, गोडसे की विचारधारा में काम करने वाले लोगों के साथ समंजस से एकदम से नहीं बिठा पाते हैं। यही कारण है कि आज जो वहाँ का माहौल दिख रहा है आपको, जो लोग यहाँ से गए उनमें तालमेल की कमी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तालमेल की कमी हो। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, वर्तमान नेता चाहते हैं कि उनमें तालमेल की कमी हो, जिससे उनका वर्चस्व वहाँ चलता रहे और कांग्रेस से पलायन करके जाने वाले लोग वहाँ पे 2ym दर्जे के नागरिक बनकर रहे, 2ym दर्जे के नेता बन के रहे। आज यही कारण है कि उनमें सामंजस्य का अभाव है, तालमेल का अभाव है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। तो देखिएगा, मैं आपको आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधानसभा चुनावों तक उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी टूटन हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे जो सवाल थे पीएम ने और जो अमित शाह ने जो लगातार कांग्रेस के ऊपर दागे हैं, उनको स्पष्टता से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के लिए अपनी जान दी है और शहादत दी है, ऐसी शहादत दी है जहां पर मंगलसूत्र तक अपना देकर देश के लिए उन्होंने कुर्बान किया है। राजीव गांधी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इंदिरा गांधी का उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि अपने जेवर दिए हैं।
आशा करते हैं जनता भी इसे समझेगी और जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, या जो अन्य मुद्दे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी पदों पर, सरकारी नौकरियों के खाली पड़े पदों पर पदों को भरने को लेकर है। इन मुद्दों की बात ना होकर मंचों से जिस तरीके से एक बड़ा राजनीतिक बिगड़े बोल बोले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान होने वाला है। और जनता कितनी ज्यादा समझती है और कैसे समझती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस एक कर्मठ पार्टी, जो देश के 70 साल तक देश को चलाने वाली पार्टी रही, जिसने देश को अनेक इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया, बड़े बड़े उद्योग दिए हैं। इन सब उद्योगों में कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने यहाँ पर बहुत कुछ इस देश को दिया है। तो धन्यवाद करते हैं उनका, उन्होंने समय दिया हमें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, धन्यवाद।